डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मुगल स्थापत्य के प्रथम खंड में उसकी विशेषताओं का अध्ययन किए थे। आज के क्लास से हम लोग बाज़ाब्ता तौर पे हर शासकों के द्वारा जो स्थापत्य या भवन बने उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की पहली कड़ी जो है वो बाबर कालीन स्थापत्य है। जहाँ तक बाबर के बारे में प्रश्न है तो बाबर ने भारत में कुल 3 वर्ष 8 माह शासन किया। तो ये जो 3 वर्ष 8 माह का शासन था बाबर का, वो एक अल्पावधि था, एक कम समय था। और इतने अल्पावधि शासन में उसका जो अधिकांश समय व्यतीत हुआ वो युद्धों में व्यतीत हुआ। ठीक है, अधिकांश समय जो बाबर का व्यतीत होता है वो किसमें? युद्ध में। लेकिन इस व्यस्तता के बावजूद भी, इसके बावजूद भी स्थापत्य के क्षेत्र में बाबर का कुछ योगदान है। के क्षेत्र में बाबर के निम्न रुचियों का पता चलता है। निम्न रुचियों का पता चलता है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि बाबर ग्वालियर के स्थापत्य से काफी प्रभावित था। और दूसरी बात ये कि बाबरनामा में वो कहता है कि भारत के लोग आयोजन से अनभिज्ञ थे। और तीसरी बात यह है कि बाबर ने अपने स्थापत्य में ईंटों का प्रयोग किया। और बाबर ने ज्यामितीय आधार पे आगरा और दिल्ली में उद्यान लगा। उद्यान का मतलब गार्डन। और उसने 3 निर्माण कार्य किया। उसके नाम से 3 निर्माण कार्य है। एक 1527 ईस्वी में पानीपत में काबली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। और दूसरा
1529 ईस्वी में उसने संभल में जामी मस्जिद बनवाई। और 1529 में ही लोधी गार्डन में मस्जिद बनवाई। तो ये 3 स्थापत्य उसके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर बाबर के स्थापत्य की बात हम लोग करें तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत अल्प अवधि तक शासन किया उसने। 48 साल की उम्र में वो मर गया था। और उसकी मृत्यु कैसे हुई थी ये बाबर पढ़ाने के क्रम में हम पूरी घटनाओं का विवरण हम दे चुके हैं आपको। तो इतनी अल्प अवधि में उसका जो भी समय बीता वो सब युद्धों में बीता। 3 वर्ष 8 महीने लगभग 4 वर्षों के अंदर उसने 4 युद्ध लड़े थे। सबसे पहले 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, फिर 27 में खनवा का युद्ध लड़ा, 28 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, फिर उसके बाद 29 में घाघरा का युद्ध। तो उस समय तो आज की तरह यातायात के साधन नहीं थे। कोई एक युद्ध लड़ने का मतलब है कि 6 महीना तक आदमी उसमें व्यस्त रहता था, 6 महीना तैयारी करता था, तब कोई युद्ध को संपन्न करता था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 4 युद्ध और समय 3 वर्ष 8 महीना, इसका अर्थ ये हुआ कि उसका पूरा शासनकाल जो है युद्ध में व्यतीत। तो ऐसे में स्थापत्य के बारे में उससे उम्मीद करना जो है वो बेमानी है। लेकिन बाबर अल्पावधि के बावजूद भी स्थापत्य में रुचि लेता था। ये पता किससे चलता है? तो बाबरनामा से पता चलता है, जो उसकी आत्मकथा थी। और या तुस्के बाबरी, असल नाम तुस्के बाबरी था, उसका फारसी भाषा में अनुवाद हुआ तो उसको बाबरनामा कहा जाने लगा। तो उससे हमें पता चलता है कि बाबर भारत में घूमने के बाद सबसे ज्यादा किसी स्थापत्य से प्रभावित था तो ग्वालियर के स्थापत्य से। और सिर्फ बाबर की ही बात नहीं है, आगे के शासकों में भी, खासतौर से अकबर, वो भी ग्वालियर स्थापत्य से प्रभावित है। जो आप मुगल स्थापत्य में छतरी का प्रयोग देखते हैं मीनार के जगहों पे, तो वो ग्वालियर स्थापत्य से लिया गया था छतरी। और बाबरनामा से ये भी प्रमाणित होता है कि बाबर सिर्फ ग्वालियर स्थापत्य से प्रभावित था और बाकी जगहों पे जितने भी स्थापत्य बने हुए, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के द्वारा बनाया गया भवन हो या फिर स्थानीय शासकों के द्वारा बनाया गया भवन, उसमें कभी निकालता है कि पूर्व के जितने भी निर्माण कार्य थे वो अनियोजित थे, अनप्लान्ड थे, नियोजन के आधार पर नहीं बनाया गया था और उसमें सुडौलता नहीं थी, मजबूती नहीं थी। इससे बाबर जो है वो ये पता करता है कि हमारे आने से पूर्व जो है वो यहाँ के भवन निर्माण में अनियोजनपन पाया जा रहा था और असुडौलपन पाया जा रहा था। अगर देखा जाए तो मुगलों ने बृहद पैमाने पे बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया, लेकिन बाबर के जो भी स्थापत्य अल्प अवधि में अल्प मात्रा में बने उसमें किसी में पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया, सभी में ईंटों का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इसीलिए आप देखिएगा कि बाबर के जो 3 निर्माण कार्य हैं उनमें ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। और इसलिए ये प्रश्न बन जाता है, क्योंकि आमतौर पर पढ़ते समय आदमी ये दिमाग में बैठा लेता है कि मुगलों के समय, कल भी हमने बताया था इस बात को, कि मुगल स्थापत्य की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि बड़े बड़े पत्थरों से भवनों का निर्माण किया गया। तो ये एक नैरेटिव बन जाता है स्टूडेंट्स का। वैसे परिस्थिति में एक सवाल आ जाता है कि बाबर ने जो भवन बनाए या मस्जिद बनाई उसमें क्या इस्तेमाल किया गया, ईंट, पत्थर, संगमरमर। तो ऐसी परिस्थिति में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक अपवाद के रूप में है कि बाबर ने पत्थरों की जगह पर ईंटों का प्रयोग किया। बाबर सबसे ज्यादा जाना जाता है स्थापत्य में जिस चीज के लिए, वो मुगल गार्डन के लिए। जो मुगल गार्डन अभी भी राष्ट्रपति भवन में आप देखते हैं, उसकी बुनियाद जो है वो बाबर ने डाली थी। उसने आगरा में और दिल्ली में दोनों स्थानों पर ज्यामितीय आधार पे उद्यानिनी गार्डन का निर्माण करवाया। और फिर ये परिपाटी बन गई कि जो भी मुगल स्थापत्य बना सभी गार्डन के बीच में। हालांकि ये कहना
कहा जाता है कि बाबर जो है भारत में मुगल उद्यान का जन्मदाता है, अपनी जगह पे सही है, लेकिन उसके साथ ये भी बात सही है कि भारत में गार्डन का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने नहीं किया, लोधी ने किया। जो दिल्ली में लोधी गार्डन देखते हैं और उसमें जो लोधी शासकों का जो मकबरा बना हुआ है तो भी गार्डन में, इसलिए गार्डन की नींव बाबर से पहले किसी वंश ने डाली थी तो लोधी वंश ने डाली थी। ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखिए जो उसके निर्माण कार्य है वो 3 है। एक 1527 में पानीपत में काबली बाग मस्जिद का निर्माण करता है, दूसरा 1529 में संभल में जामी मस्जिद का निर्माण करता है, और तीसरा 1529 में ही लोधी गार्डन में एक मस्जिद का निर्माण करता है जो जामी मस्जिद है। तो इतनी सारी बातें आपको बाबर के संबंध में जाननी है। क्लियर? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो बाबर के बाद अगला शासक जो आता है वो है हुमायूं। तो अगला हम लोग का शीर्षक होगा हुमायूं कालीन स्थापक। हुमायूं कालीन स्थापक। देखिए साहब, हुमायूं ने बाबर से ज्यादा शासन किया। हुमायूं का जो शासन अवधि है वो 1530 से लेकर करके 40 और फिर अंतिम में जो है 55 से 56 यानी 6 महीने की, लगभग मान लीजिए कि उसने 10.5 साल शासन किया। ये अक्षत्र रूप से जो है वो 10 साल शासन किया, लेकिन इसी को आप मान लीजिए ये जो इसका पीरियड है 10 साल का, ये वाला, ये राजनीतिक अस्थिरता का पीरियड है उसका। और इस दौर में इसने सिर्फ एक निर्माण करवाया, और निर्माण कहां था? दिल्ली में। और दिल्ली में जो उसने निर्माण करवाया उसका नाम था दीने पनाह नगर। दीन पनाह ये एक नगर था और इसका अर्थ था धर्म का स्थल। इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि ये पांडव जो थे, 5 पांडव, उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली में ही था, और जहां पर इंद्रप्रस्थ था वहीं पर दीने पनाह नगर की स्थापना की थी। इस दीने पनाह नगर का स्थापना करने का एक उद्देश्य था उसका, और उद्देश्य क्या था कि मित्र और शत्रुओं को प्रभावित करना। मित्र और शत्रुओं को पराजित नहीं, प्रभावित करना। ठीक है? बस हुमायूं के साथ स्थापत्य के क्षेत्र में यही उपलब्धि कह लीजिए जुड़ी हुई है, और उसका पूरा सामोपांग विवरण यह है कि हुमायूं ने यद्यपि कि बाबर से अधिक समय तक शासन किया। बाबर ने तो लगभग 4 वर्ष ही किया है, उसकी तुलना में ये 10 साढ़े 10 वर्ष शासन किया। एक काल में 10 वर्ष और अगले काल में जो है वो 6 वर्ष। तो अगले 6 माह, तो इसको आप छोड़ भी दीजिए तो एक छत्र 10 वर्ष तक शासन किया, तो बाबर से अच्छा शासन करता। लेकिन बाबर का जो शासन काल है वो विजयों का शासन काल है, और हुमायूं का अधिक काल होने के बावजूद भी धोखा और पराजय का काल है। धोखा किस बात का? तो अपने सगे भाइयों ने उसको धोखा दिया। और पराजय किस बात का? कि शेर खान से, नुसरत शाह से, बहादुर शाह से, तीनों से पराजित हुआ। महमूद लोदी से कोई यद्यपि उसने पराजित किया, लेकिन वो विजय कोई बहुत अस्थायी विजय साबित नहीं हुई, क्योंकि महमूद लोदी भी अफगान था
और उसको पराजय के बाद ऐसा नहीं था कि अफगानों पर उसका पूर्ण प्रभुत्व हो गया, बल्कि महमूद लोदी के बाद शेर खां एक दूसरा अफगान उभरा और ऐसा अफगान उभरा कि उसने उसको भारत से ही बाहर कर दिया। तो ये 3 प्रतिद्वंदी जो उसके थे, नुसरत शाह या बहादुर शाह या शेर खां, उससे हमेशा उसको पराजय का सामना करना पड़ा। इस बीच में उसने नीतियां जो अपनाई अपनी आराम करने की, आराम तलबी की, उन नीतियों ने उसको और जो है वो कमजोर कर दिया। और ऐसी परिस्थिति में एक अवसर आया था 34-35 का पीरियड, जिस पीरियड में चाहता वो तो बहादुर शाह से या शेर खां को पराजित करके एक शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता, तो 36 में जो दूसरा शत्रु था 100 में पराजित हो जाता। लेकिन इस पीरियड में उसने गलत नीति अपनाई कि एक स्थापत्य की नींव डाल दी। और स्थापत्य क्या था? दीने पनाह नगर। दीने पनाह नगर बनाने का उद्देश्य हुमायूं का यह था कि नगर हम बना देंगे तो उससे मेरा भाई भी प्रभावित होगा, यानी ये मित्र हो गया, और जो शत्रु था नहीं बहादुर शाह और शेर खां भी प्रभावित होगा, डरेगा कि बाप बहुत बड़ा बादशाह है। आमतौर पे सम्राटों ने बड़े बड़े भवन इसलिए बनाए कि उनसे उनके प्रभाव में वृद्धि हो, जो शत्रु हो, जो अपने लोग हों, वो प्रभावित हों कि शासक बहुत शक्तिशाली है, तब तो इतना बड़ा भवन बना रहा है। तो हुमायूं था शक्तिहीन, अपनी शक्तिहीनता पर पर्दा डालने के लिए उसने दीने पनाह नामक नगर बना दिया। तो भेड़िया अगर शेर का खाल पहन ले तो शेर थोड़ी हो जाता है। हुमायूं शक्तिहीन था, हारता जा रहा था, तो आप अपने हार को एक दीने पनाह नगर में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो शत्रु है उससे वो भ्रमित थोड़ी होगा, वो तो जान रहा है कि हुमायूं की वास्तविकता क्या है। हुमायूं में कोई दम नहीं है, उसको किसी भी प्रकार से पराजित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अपने लोग ही उसको धोखा दे रहे हैं। कामरान, हिंदाल, अस्करी, तीनों भाई उसका साथ नहीं दे रहा था। तो इस तरीके से कहा जाए कि हुमायूं अपने राजनीतिक अस्थिरता के दौर में स्थापत्य के क्षेत्र में जो एक काम किया भी, वो काम उसका स्थापत्य का नहीं था, एक राजनीतिक उपक्रम था, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत उसने ये नगर बसाया था कि उससे जो है वो उसके मित्र और शत्रु प्रभावित होकर के उसकी सत्ता को स्वीकार कर ले। लेकिन स्थापत्य में राजनीतिक विचारों को घुसाने के बावजूद भी हुमायूं अपनी सत्ता को बचाने में सफल नहीं हुआ। इस कंटेक्स्ट में हुमायूं के स्थापत्य को आपको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि बाबर और हुमायूं के बाद मुगल वंश का समापन हो जाता है। फिर कौन आता है? तो शेर शाह। तो ये द्वितीय अफगान वंश। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल स्थापत्य, लेकिन उसमें शेर शाह को घुसाना इसलिए अनिवार्य है कि शेर शाह एक ऐसा शासक था जो दिल्ली सल्तनत और मुगलों के बीच एक संक्रमण काल था, एक ट्रांजिशनल पीरियड था। ये संक्रमण बहुत सारे क्षेत्रों में था, एक दो क्षेत्र में नहीं था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम पड़ाव जो था सैयदों और लोदियों का, वो हर दृष्टिकोण से पतित काल था, पतन का काल था। राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। और जो महान मुगल थे अकबर के बाद, वो हर दृष्टिकोण से उत्कर्ष का काल था। तो एक पतन और उत्कर्ष के बीच में जो जुड़ने वाली कड़ी है वो शेर शाह सूरी है। यह द्वितीय अफगान वंश है। क्यों? इसलिए कि शेर शाह सूरी के द्वारा या अफगान वंश के द्वारा कुछ ऐसे प्रतिमान स्थापित किए गए जो पूर्व किस्से के तरह नहीं थे और आगे आने वाले वंश के लिए या शासक के लिए पथ प्रदर्शक बना। तो पूर्व में वो नहीं थे, आगे आने वाले के पथ प्रदर्शक बना। तो ऐसी स्थिति जब है तो राजनीति के क्षेत्र में उसको संक्रमण काल बोला जाता है, ट्रांजिशनल पीरियड बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा इसमें एलोबरेट कर दें तो आपको आपका अध्ययन काफी मजबूत होगा कि कैसे कहेंगे ट्रांजिशनल पीरियड। तो सबसे पहली बात तो यह कि राजनीति साम्राज्यवाद के क्षेत्र में शेर शाह ने हर उस दिल्ली सल्तनत से अलग हुए क्षेत्रों को, या जिस पर बाबर या हुमायूं कब्जा नहीं कर पाया था, हर उस क्षेत्र को दिल्ली के अधीन किया। यानी राजनीतिक उपलब्धि भी अच्छी। भूराजस्व या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ऐसे आमूलचूल परिवर्तन किए जिसके वजह से जो है वो शासन में अस्थायित्व आया।
प्रशासन के क्षेत्र में शिकदाराने शिकदारान, मुंसिफे मुंसिफान की एक ऐसी नई पदवी का इजाद किया जिसके वजह से दिल्ली पर बैठ करके जिलों पर नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण रख पाना संभव हुआ। इसी प्रकार से लोक कल्याण के क्षेत्र में एक ऐसे प्रतिमान स्थापित किए कि बाद में चल के मुगलों ने भी उसी लोक कल्याण की अवधारणा को अपनाया। तो ये सब वो कीर्त थे, ये काम थे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि शेर शाह का काल एक ट्रांजिशन पीरियड था, एक संक्रमणशील काल। अब इस कंटेक्स्ट में हम शेर शाह सूरी के स्थापक पर हम लोग जब दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि शेर शाह कालीन स्थापक, अर्थात शेर शाह के काल का स्थापक। अब देखिए जहां तक शेर शाह के काल का स्थापक का प्रश्न है, तो शेर शाह ने स्थापत्य के क्षेत्र में निम्न कार्य किए। उसमें सबसे पहला काम उसका जो था वो पुरानी दिल्ली नामक छठी दिल्ली की स्थापना। इसमें लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा काफी मशहूर है, बताते हैं सब। इसका पूरा विवरण आप नेट पर तलाश कर सकते हैं, पुस्तकों में नहीं मिलेगा। दूसरा जो था कि किलाए पूना का निर्माण कर, ये वास्तव में मस्जिद है। तीसरा लोधी गार्डन में जमाली मस्जिद का निर्माण करा। चौथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रोहतासगढ़ किले का निर्माण करा। और अंतिम सासाराम में स्वयं का मकबरा बना। तो ये 5 उपलब्धियां शेर शाह के साथ जुड़ी हुई, और पांचों के पांचों उपलब्धियां जो थी वो एक संक्रमण का द्योतक था, एक ट्रांजिशन पीरियड को द्योतक था। क्यों? क्योंकि स्थापत्य के क्षेत्र में जो दिल्ली सल्तनत के जो प्रतिमान थे, जो स्टैंडर्ड थे, उस प्रतिमान और स्टैंडर्ड से हट करके इसने स्थापत्य बनाया। और बाद में जो मुगलों ने स्थापत्य बनाया उसमें इसका अनुकरण नहीं किया, बल्कि मुगलों ने इसकी कुछ चीजों लेकर के एक नई चीज बनाई। तो इस कारण से शेर शाह
स्थापत्य के क्षेत्र में जो है वो अविस्मरणीय योगदान रखता है भारतीय इतिहास। कैसे, पूरी बात आपको समझनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण उसकी महत्ता इस बात में है कि अभी अभी हम लोग पढ़े कि बाबर ने बहुत अल्प अवधि तक शासन किया, इस वजह से स्थापत्य के क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाया। शेर शाह इस अल्पावधि को एक मिथक प्रमाणित करता है कि शासक के लिए कोई अल्पावधि या दीर्घावधि नहीं होता है। शासक की इच्छा शक्ति ही उसके शासन की सफलता का मूलाधार होता है। क्यों? क्योंकि शेर शाह ने भी मात्र 5 वर्ष ही शासन किया और 5 वर्ष के अंदर स्थापत्य में ऐसे प्रतिमान स्थापित किए जो पूर्व के काल में देखा नहीं जाता था। तो इस कारण से शेर शाह सिर्फ भूराजस्व के क्षेत्र में, साम्राज्यवाद के क्षेत्र में या लोक कल्याण के क्षेत्र में ही अविस्मरणीय नहीं है, बल्कि स्थापत्य के क्षेत्र में भी अविस्मरणीय है। और जब स्थापत्य के क्षेत्र को हम देखेंगे तो उसकी अविस्मरणीयता का एहसास आपको होगा। बारी बारी से इसका वर्णन करते हैं। सबसे पहला उसका निर्माण कार्य जो था वो पुरानी दिल्ली नामक छठी दिल्ली की स्थापना। हम दिल्ली सल्तनत जब आपको पढ़ा रहे थे तो हमने क्रम से बताया था कि 5 दिल्ली की स्थापना दिल्ली के शासकों ने किया था, सबके अलग अलग नाम थे। छठी दिल्ली शेर शाह ने बसाई। तो छठी दिल्ली शेर शाह ने कहाँ बसाई? तो वही दीने पनाह नगर को तोड़कर बसाई थी, जिसका निर्माण हुमायूं ने कराया। तो अगर वर्तमान समय में आपको दीने पनाह नगर देखना होगा तो वो सिर्फ किताबों में आपको मिलेगा। भौतिक रूप से दीने पनाह नगर आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसा ना हो दिल्ली जाए और लड़ जाइए कि ये गाइड तुमको दीने पनाह नगर दिखाओ, तो बोलेगा कहाँ से दिखाया, रहेगा तब ना दिखाएंगे। तो रहा वो इसलिए नहीं कि उसी के अवशेष पर जो है या उसी को डिमोलिश करके इसने पुराने किले की स्थापना की। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पुराना किला भी अब नहीं बचा है। पुराना किला का एरिया का नाम आपको मिलेगा कि ये पुराना किला का एरिया है, एक मोहल्ला है, एक इलाका है, लेकिन पुराना किला जो बनवाया था शेर शाह ने वो किला आपको उपलब्ध नहीं होगा। जगह जगह बाउंड्रीज, टूटी हुई बाउंड्री मिल जाएगी तो वो एक अलग बात है, लेकिन बाज़ाब्ते तौर पे लाल किला जैसे शाहजहां ने या अकबर ने जो बनाया था उस ढंग के अवशेष आपको दिल्ली में पुराने किले के नाम से नहीं मिलेंगे। लेकिन पुराना किला के 3 अवशेष आपको मिलेंगे जिससे शेर शाह के स्थापत्य का एहसास आपको होगा। उसमें 2 है, एक लाल दरवाजा, एक खूनी दरवाजा। ये मथुरा रोड पर स्थित। कहा जाता है कि जब लोदियों का शासन था तो अफगान से अफगानी इसी रास्ते से दिल्ली में आए थे और चींटियों की तरह आए थे। इसलिए अफगानियों के लिए ये मथुरा का मार्ग जो है काफी इंपॉर्टेंट था। पहली बात। दूसरी बात कि इधर से जाटों के आक्रमण की संभावना हमेशा बनी रहती। इन 2 कारणों से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और अपने आगमन को का प्रतीक के रूप में देखने से मथुरा रोड पर खूनी दरवाजा और लाल दरवाजा का निर्माण शेर शाह ने करवाया। बहुत भव्य दरवाजा है। अभी आप दिल्ली से मथुरा की तरफ जाइएगा तो इस दरवाजे के अंदर से रोड गई है, उसमें क्रॉस कीजिए। सोचिए उस समय कितना बड़ा दरवाजा बनाया था कि उस समय, अभी के समय में 60 और 80 फीट का रोड उसके अंदर से गुजरता है। और अगर नेट पर उस खूनी दरवाजा का आप देखिएगा, अभी मत देखिए, तब नेट पर जब देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उस दरवाजे में बाज़ाब्ते तौर पे ऊपर में कमरे बने हुए थे। जिस कमरे में बुर्ज था उस पर सैनिक रह कर करके आने वाले का मुकाबला कर सकते थे, यानी गोली चला कर करके, तोप चला कर करके, या उक्का नामक अस्त्र चला कर करके, या तीर चला करके, किसी भी माध्यम से वो सेफ प्लेस पर होते थे और आने वाला जो है ओपन प्लेस पे होता था। तो इससे दिल्ली में घुसने से रोका जाता। अब प्रश्न इस खूनी दरवाजे या लाल दरवाजे से ये जुड़ा हुआ है, ये सच है या गलत? तो इसमें कुछ बात तो सच है
और कुछ बात किंवदंती कह सकते हैं कि लोदियों को अगर किसी को फांसी देनी होती थी तो इसी दरवाजे पर लटकाए थे या इसी दरवाजे पर कत्ल कर देते थे। बहुत खून बहाया। तो चूंकि बहुत रक्तपात हुआ है, लड़ाई भी हुई है बहुत, यहाँ पर कोई भी घुसने का प्रयास किया है तो युद्ध इसी क्षेत्र पर हुआ है, तो खून ज्यादा बहा है इस दरवाजे पर, इसी कारण से इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा रखा जाता है। तो ये तो एक सच है, सच्चाई। लेकिन किंवदंती या मिथक क्या है? मिथक वो जो सच ना हो, इतिहास में जिसका प्रमाण ना मिलता हो उसको किंवदंती या मिथक कहा जाता है। तो किंवदंती या मिथक इससे जुड़ी हुई ये बात है कि जितने लोगों को मारा है या जितने लोगों की हत्या इस दरवाजे पर की गई है, उन सभी की आत्मा यहाँ है और रात में चिल्लाती है, आवाज आता है यहाँ पर। हम तो गए देखने के लिए, तो हमको तो कोई ऐसा आवाज मिला नहीं। हाँ, रात में। और पता नहीं कैसे लोगों को आवाज मिलता है। इसीलिए बहुत सारे हिस्टोरियन भी थे जो इस परंपरा को, इस मिथक को, इस कहावत को सच साबित करने के लिए दौरा किया, रुका, देखा, लेकिन उनको भी नहीं मिला। इसीलिए कि रात में हुहू की आवाज़ आती है या चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसको मिथक ही माना जाता है, इसको वास्तविकता नहीं माना जाता। क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत जगह पर हुई हैं और खून बहुत जगह पर बहा है। तो अगर ऐसा होता तो फिर सभी जगहों पे इस तरह की घटनाएं घटनी चाहिए। सबसे ज़्यादा तो है कि आप रोहतासगढ़ का फोर्ट देखने जाइएगा सासाराम में, तो वहाँ एक फांसी घर है जहाँ से ढकेल दिया जाता था लोग। या आज वर्तमान समय में बहुत सारे जेल हैं जहाँ फांसी दी जाती है। तो जब से जेल बना है तब से कितनों को फांसी दी गई। तो क्या वहाँ हुहू की आवाज़ आती है रात में? जिसको फांसी लगा है वो सब रात में निकल करके टहलता है वहाँ पर। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं, इसलिए इसको एक किंवदंती कहा जाए, इसको एक मिथ ही कहा जाए, ये वास्तविकता नहीं। समझे बात? बाद में खोल के देख लीजिएगा, उसमें लिखा था। अब देखिए, जो पुराना किला था तो इसमें एक इमारत सिर्फ बची हुई, और वो इमारत क्या था? तो किला कोना। ये मस्जिद है और काफी आकर्षक है। शेर शाह ने अपने कौशल का पूरा प्रयोग इस मस्जिद में जो है वो किया। उसके बाद लोधी गार्डन में जमाली मस्जिद बनाई उसने। एक और मस्जिद बनाई थी जो पटना में। इसके अतिरिक्त हम जगह की कमी की वजह से नहीं लिख पाए, तो ये तो लोधी गार्डन में जमाली मस्जिद है ही है। पटना में उसके साथ दो उपलब्धियां जुड़ी हुई है। पहला कि पटना जो अभी आप कहते हैं, ये पटना नामकरण शेर शाह की देन। उसके शासनकाल से पहले पटना को पाटलिपुत्रा कहा जाता था। बात समझ में आ रही है? उसकी और एंशियंट पीरियड में तो पाटली ग्राम कहा जाता था, जिसको उदयन ने बसाया था। और फिर पाटली ग्राम पाटलिपुत्रा में कन्वर्ट हो गया। पाटलिपुत्रा से पटना कैसे बना? तो पटना में एक हिंदुओं की बहुत महत्वपूर्ण देवी है जिसको बोलते हैं पटन देवी। आज भी लोग श्रद्धापूर्वक वहाँ जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो पटन देवी से बहुत प्रभावित था शेरशाह सूरी, और उसकी स्मृति में कि ये सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है ये, इसीलिए इस इलाके का नाम पटना रख दिया। तो चूंकि व्यवहारिक इतना था ये नाम, इसीलिए आज तक वो पटना पाटलिपुत्रा जो है पटना के नाम से ही जाना जाता है। और दूसरी उपलब्धि पटना में उसकी थी कि उसने एक मस्जिद बनवाई थी जो जिन्नाती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। लोग कहते हैं, ये भी किंवदंती ही हम मानेंगे, लेकिन जो बातें प्रचलित है वो भी बता देना आपको जरूरी है कि उसमें जिन्नात लोग नमाज पढ़ते हैं और हमेशा बंद रहता है। जब खुलता है लोग जाते हैं तो उनकी मुरादें पूरी होती हैं। बहुत सारे हिंदू बाहर से ही जाकर के अपनी मुरादों को मांगते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। और अगर तन्हा कोई चल जाता है तो फिर अंदर नहीं रह पाता है। तो ये सब कुछ बातें जुड़ी हुई है। हम वहाँ नहीं गए हैं, उस पर अनुसंधान हमारा नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं कि ये बात कितनी सच है कितनी गलत है। लेकिन लोगों से सुनने सुनाने में आया कि वहाँ भी एक जिन्नाती मस्जिद है, जैसे दिल्ली में जमाली मस्जिद का निर्माण उसने कराया। अब देखिए कि ये सारी चीज़ें अपने आप में आकर्षक हैं, हो सकती,
लेकिन शेर शाह अपने 2 उपलब्धियों के लिए स्थापत्य के क्षेत्र में ज्यादा जाना जाता है। एक, रोहतासगढ़ किले का निर्माण। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा अध्येताओं के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में जो है वो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि जब ये पूछा जाता है कि शेर शाह ने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया, तो हाँ करवाया, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि सासाराम में जो रोहतासगढ़ किला है उसका निर्माण करवाया, तो ये गलत है। सासाराम के रोहतासगढ़ के पहाड़ी पर जब आप चढ़ेंगे, गौरव जी नहीं, आंख से आंख मिला के सुनिए, रोहतासगढ़ के पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे, जरूर चलिएगा आप हमारे साथ। अभी भी पैर में दम है कि चढ़ सकते हैं, अगर बरसात आएगा या जाड़ा आएगा, जाड़ा में चलिए, ठीक है। अपने जीवन का एक बहुत सुखमय आनंद लीजिएगा, एक एडवेंचर लाइफ गुजारिए, और तब आपको लाइफ का आनंद मिलेगा। तब अपने पूर्वजों का या प्रीवियस जो लोग थे उनके शासन कौशल का पता चलेगा आपको, कितना मेहनत करते थे। तो सासाराम का रोहतासगढ़ का जो किला है उसमें एक तो अति प्राचीन है, ऐतिहासिक, जो बुकानन रिपोर्ट लिखता है, बुकानन का 1818 में रिपोर्ट प्रकाशित हुआ जिसमें रोहतासगढ़ का विवरण है, और उसी ने खोज की थी उस किले की। आज भी वहां के लोग उस किले को रोहतासगढ़ नहीं बोलते हैं, सब अलग अलग नामों से पुकारते हैं वहां की जो जनजातियां हैं, और उसके लिए उस किले का उतना महत्व, एक आइसोलेटेड इलाका है वो। तो बुकानन ने खोजा कि नहीं, हिस्टोरिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत सारी घटनाएं घटी। तो जब 1818 में उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, द इम्पोर्टेंट ऑफ रोहतासगढ़ जो है स्थापित हुआ, यह हिस्टोग्राफी ऑफ रोहतासगढ़ स्थापित हुआ। तो वहां रोहिताश, राजा हरिश्चंद्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो राजा हरिश्चंद्र के पुत्र थे रोहिताश। तो रोहिताश के द्वारा उसमें किले का निर्माण करवाया गया। तो उसके कुछ अवशेष आपको अभी मिलेंगे, जाइएगा तब बाउंड्री वाल मिलेगा आपको, एक मंदिर मिलेगा, लेकिन रोहतासगढ़ फोर्ट जिसको बोलते हैं, जो रोहतासगढ़ किले में बना हुआ है, वो अकबर का सेनापति मान सिंह के द्वारा निर्मित। तो ये जो स्थापत्य है, यहाँ शेर शाह का जीवन इस रूप में गुजरा कि जब वो अपने सौतेली माँ से प्रताड़ित हुआ, जब उसका पिता जो है वो उसको घर से निकाल दिया, तो इसी रोहतासगढ़ की पहाड़ियों पर उसने शरण ली थी। या जब उसके उत्थान का समय आया, तो उस समय ये किला उसके एक मित्र के अधीन था, उसका नाम भी हम भूल रहे हैं, पढ़ाया है इसके पहले आपको, मटेरियल में है नाम वो। तो उससे छल के द्वारा इस किले पर कब्जा कर लिया, और जो बंगाल से लूट का माल लाया था, नुसरत शाह बंगाल का जो शासक था, और फिर जो शादियां 2 की थी, उससे जो धन लाडली बेगम से प्राप्त हुआ, ये सब रोहतास के किले में सुरक्षित रखा था। और तब शेर शाह से चंदेरी का, चौसा का और बिलग्राम का युद्ध लड़ करके जो है वो अपने आप को मुगल दिल्ली का शासक बनाने में सफलता प्राप्त। तो सासाराम का रोहतासगढ़ का किला शेर शाह के सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसके उत्थान में काफी सहायक था, और इससे वो काफी प्रभावित था। इसीलिए उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए, कि उधर से कोई विदेशी आक्रमण नहीं हो, उसको सुरक्षित रखने के लिए जो है उसने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक किला बनाया। इसके सम्मानार्थ उस किले का नाम रोहतासगढ़, और वो रोहतासगढ़ किला जो है इससे ज्यादा बड़ा, सुदृढ़ और आकर्षक और नयापन लिए हुए है। यहाँ तो 1700 फीट की ऊंचाई पर चढ़ते हैं, पैदल जाना पड़ेगा आपको, हालांकि गाड़ी ले जाने का रास्ता है लेकिन बहुत दूर से है। लेकिन जो उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में जो रोहतासगढ़ किला है, वहां 4 व्हीलर के माध्यम से किले के अंदर जा सकते हैं। तो ये रोहतासगढ़ फोर्ट के बारे में ये जो मिथक था वो मैंने आपको क्लियर किया। और उससे भी बड़ा योगदान शेर शाह का था कि सासाराम में उसने अपने मकबरे का निर्माण किया। देखिए, सासाराम का मकबरा
बहुत दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये है कि लोदी डायनेस्टी के पीरियड में इमारत की एक नई शैली का आविष्कार हुआ था और उसको बोलते थे अष्टभुजीय इमारत। मतलब उसमें 8 कोण निकले हुए रहते थे। आमतौर पे किसी भवन में 4 कोण होता है, चौकोर होता है भवन, यही ना होता है। भवन आमतौर पे चौकोर बनाया जाता है। ये इसके पूर्व के जितने भी भवन बने चौकोर बने, या मुगलों ने भी चौकोर बनाया। अष्टकोणीय इमारत लोदियों की देन है। और ये शेरशाह का मकबरा अष्टकोणीय इमारत का अंतिम इमारत है। इसके बाद फिर भारत में अष्टकोणीय इमारत नहीं बना। तो पहला तो इसके साथ उपलब्धि ये जुड़ी हुई है। दूसरा उपलब्धि ये जुड़ी हुई है कि अभी तक कोई भी मकबरा बना है तो एक इकाई के रूप में बना है, उसके साथ और चीजें नहीं बनी। लोदियों ने उद्यान के बीच में मकबरा बनाने का श्रीगणेश किया था, जिसका चरमोत्कर्ष मुगलों के पीरियड में। लेकिन शेरशाह ने जिस मकबरे का निर्माण करवाया वो तालाब के बीच में करवाया। चारों ओर पानी है और बीच में मकबरा उसने बनाया, और उस मकबरा पर जाने के लिए एक पुल बना हुआ है। यानी पुल को अगर तोड़ दिया जाए तो मकबरे में आप नहीं जा सकते। ये दूसरी थी विशेषता थी उसकी। और तीसरी विशेषता ये थी कि इसमें सिर्फ उसी की कब्र नहीं है, बल्कि जितने शासक हैं और उसके परिवार के लोग हैं सभी का कब्र है। और उसकी इच्छा थी कि सब यहीं पर दफनाया जाए। इसलिए मरा था तो उसकी मृत्यु तो हुई थी कालिंजर में, लेकिन वहां से उसके शव को ला करके सासाराम में दफनाया गया। और उसके बाद उसके पुत्र पौत्र जितने मरे वो सबकी कब्रें वही उसी में। और चौथी विशेषता यह है कि इसमें भी मेहराब और गुंबद का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह मेहराब गुंबद न ही दिल्ली सल्तनत की तरह मेहराब गुंबद है और न ही मुगलों की तरह मेहराब गुंबद। ये दोनों से डिफरेंट। तो इस कारण से शेरशाह का मकबरा आकर्षण का केंद्र है। बात समझ में आई? तो आज की क्लास में इतना ही मित्रों। अगले क्लास में जब हम शुरू करेंगे तो अकबर का स्थापत्य कला पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।